हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अभी हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के यूनिट 5 को स्टार्ट कर रखा है और ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम अपने यूनिट को आगे की तरफ करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक बच गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास जिसमें हम करने वाले हैं फ्लेक्सी टाइम के बारे में। इससे पहले यूनिट 5 में जो भी आपके टॉपिक आते हैं उसको हमने अपने प्रीवियस के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कवर कर लिया है। ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लेक्सी टाइम को। तो आज की इस क्लास में देखते हैं, जितना हो सके कवर कर लेंगे। जो टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम अपने फोर्थ वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये मान लो कि हमारे अगली क्लास में हमारी जो यूनिट 5 है ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और साथ ही अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फर्स्टली देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी का मतलब ही है कि कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हमारे लिए कंफर्टेबल है। अब जो टाइम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमारे अकॉर्डिंग है, तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सी टाइम। तो अब इसका मीनिंग समझने वाले हैं थ्योरेटिकल तरीके से, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले है फ्लेक्सी टाइम, ऑल्सो नोन एज फ्लेक्स शेड्यूलिंग। कि जो फ्लेक्स टाइम है उसको हम फ्लेक्स शेड्यूलिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर इट्स एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अवेलिंग ऑफ ए फ्लेक्सिबल वर्किंग हावर एग्रीमेंट। कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है या उनके लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि जो वर्किंग हावर है वो उनके अकॉर्डिंग ही अरेंज की जाए। अब इस लाइन को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो एक जॉब टाइमिंग को एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग अगर रख दिया जाए तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल टाइम। ए फ्लेक्सी टाइम सिस्टम इज, जैसे कि आपको पता है जो फ्लेक्सिबल टाइम का जो एक सिस्टम होता है ये एक वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ या फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि उनके प्रेफरेंस को, उनके ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, या बोल सकते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा देता है। द टोटल वर्किंग हावर्स आर डिवाइडेड इंटू core and flexible hours, where the core hours are enforced and flexible hours are subjected to employees choice subject to organization demand। कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इस लाइन के थ्रू ये बताया गया है कि वर्किंग हावर को डिवाइड किया जाता है कोर हावर्स में और फ्लेक्सिबल हावर्स में। इसको हम काफ़ी डीपली समझने वाले हैं कि कोर हावर्स किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबल हावर्स किसे कहते हैं। अभी बस आप इसके नाम से बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये बताया गया है कि हावर्स को डिवाइड किया गया है कोर हावर्स में और फ्लेक्सिबल हावर्स में। कोर हावर्स को ये बताया गया कि ये एनफोर्स्ड होता है और जो फ्लेक्सिबल हावर है वो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग होता है, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग रहता है, या बोल सकते हैं कि उनके डिमांड के अकॉर्डिंग रहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गिवन कर रखा है, एक टाइम का एक शेड्यूल दे रखा है। फॉलोइंग इज अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। की एक तरीके से टाइम दे रखा है कि प्री फ्लेक्सिबल अराइवल ये टाइमिंग रहेगा, फ्लेक्सिबल अराइवल ये, इनका कोर टाइमिंग ये रहेगा, लंच टाइमिंग ये, और जो इनका फ्लेक्सी लीव है मतलब छुट्टी का टाइम जो होता है ये है। तो एक तरीके से एक टाइमिंग बता रखा है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इसके बाद ये बताया गया है an employee is obligated to work between the basic core hours and has the flexibility between the other flexi hour। कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके सामने एक तरीके से जो वर्किंग हावर्स है और जो उनका जो काम के बीच में है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि जो कोर पीरियड है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइम हो जाता है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो चूज़ करते हैं अपने वर्क को, अपने सब्जेक्ट को, कि किस तरीके से वो डेली, वीकली या मंथली, मतलब जिस तरीके से भी पीरियड को सेट किया गया है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे, अपने वर्क को उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, या जो भी नेसेसरी वर्क है उनको उसी के अनुकूल या उसी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये टाइम टास्क है जो कि बेसिकली एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है एज अ फैसिलिटीज़ के तौर पर, और मैनेजमेंट के काम को भी थोड़ा सा सुटेबल या थोड़ा सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज़ को या इस तरीके के कंडीशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक्सेप्ट किया जाता है या उसको चूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल टाइम। अब इसके बारे में इसका एडवांटेजेस दे रखा है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सी टाइम। अब फ्लेक्सी टाइम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है या किस तरीके से उनको फ़ायदे मिलते हैं फ्लेक्सिबल टाइम से या फ्लेक्सी टाइम से। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, मोस्ट एम्प्लॉयज़ अप्रिशिएट फ्लेक्स टाइम। कि ज़्यादातर एम्प्लॉय क्या करते हैं, फ्लेक्स टाइम को अप्रिशिएट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, स्पेशली इंडिड फ्लेक्सिबल की, क्योंकि ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिड हो जाता है।
बिकॉज फ्लैक्स टाइम कैन पुट इंडिविजुअल इन कंट्रोल ऑफ देयर वर्क लिव्स एंड पर्सनल लिव्स। कि जैसा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, हमें भी पता है एज अ प्रोफेशनल, एक जॉब के अंडर भी देखा जाए तो ये चीज़ सबको पता है कि अगर फ्लेक्सिबल टाइम रहे तो वो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए और वो चीज़ हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मतलब दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा सही रहता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उनको सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में या अपने लाइफ में एक तरीके से बैलेंस करते हुए सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल टाइम। क्योंकि हर एक पर्सन यही चाहता है कि उसकी जॉब की टाइमिंग सही हो, जिससे क्या हो उसकी पर्सनल लाइफ भी सही तरीके से मेंटेन रहे, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी सही तरीके से मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एम्प्लॉय को या बोल सकते हैं जितने भी पर्सन किसी भी बिजनेस से जुड़ते हैं, कोई भी जॉब हो, उसमें क्या है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सी टाइम। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइम किस तरीके से हेल्पफुल है, या कौन कौन से पॉइंट है जिसके वजह से, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबल टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जो एज अ जॉब में काम कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हिंदी में समन्वय। अब समन्वय का मतलब क्या होता है कि जब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपस में जो उनका एक रिलेशन, एक पॉजिटिव तरीके से काम करना, आपस में सही तरीके से रिलेशन को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन को नाम प्रोवाइड करता है, या बोल सकते हैं कि उस संस्था में, उस प्लेस पे कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेटर है। इसको हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि आपके सिलेबस में किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। फ्लेक्सिबल टाइम प्रोवाइड बिटवीन एम्प्लॉय आस्क्ड ऑर्गेनाइजेशन। कि फ्लेक्सिबल टाइम क्या है, प्रोवाइड करता है किसी भी एम्प्लॉय को उसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो दिस हैज़ बिकम रियलिटी विद मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग विद स्ट्रेटेजी फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन। कि ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा रियलिटी में देखने को मिलेगा, या बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसकी ये रणनीति रहती है कि एम्प्लॉय जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिटेंशन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एक फ्लेक्सिबल टाइम को मेंटेन रखने में या उससे फ़ायदे लेने में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ एंगेजमेंट। Under flexible time, employee is obliged to complete a specific job and little important is given to when it is being done। तो इसमें क्या बताया गया है कि फ्लेक्सिबल टाइम के अंडर क्या किया जाता है, जो जितने भी एम्प्लॉय है उनका ये उद्देश्य रहता है कि एक जो स्पेसिफिक जॉब है, ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंडर ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दिस इन्हेंसिंग देयर फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। क्योंकि ये जो चीज़ है उनके सेल्फ वर्थ की फीलिंग को इन्हेंस करता है, बढ़ावा देता है, और ये बिल्कुल ज़्यादा सपोर्ट करता है पीपल के व्यूज़ को, या बोल सकते हैं उनके प्रोड्यूसिंग वर्क को, नॉट फॉर बीइंग एट देयर जॉब स्टेशन फॉर अ सेट हावर्स ऑफ, हैंस इट इज़ मोटिवेशनल एस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जो जॉब कर रहा है उसके लिए मोटिवेशनल एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहता है, उन चीज़ों से खुश रहता है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा तो कोई भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेगा, और अगर वो अपने जॉब से ही अगर हैप्पी रहता है तो वो चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इस वजह से जो एंगेजमेंट है ये हमारे फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर आते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में क्या है, फ्लेक्स टाइम इज़ अ ग्रेट बेनिफिट टू ऑफर वैल्यू एम्प्लॉय और टू अट्रैक्ट वाइडर क्वालिफाइड टैलेंट पूल ऑफ योर जॉब इंक्लूडिंग दोज क्वालिफाइड हु हैव बीन डिसेबल्ड ड्यू टू देयर टाइम कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि एक फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी एम्प्लॉय है या जो भी हमारे भावी एम्प्लॉय है जो हमें इन फ्यूचर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले हैं, उसको ये सारे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब जो चीज़ अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे आपको पता है भीड़ पाएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो कोई जॉब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइम है, टाइम भी सही है उस जॉब की सैलरी भी सही है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जाएंगे जॉब करने के लिए या चाहेंगे कि वहाँ पे हमें जॉब मिल जाए। तो ये क्या है, एक वाइडर क्वालिफाइड टैलेंट पूल को क्रिएट करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल वाले पर्सन ही जॉब करने के लिए एक तरीके से इंटरेस्ट रखेंगे अपना, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन अपने आप को जॉब के लिए चाहेंगे कि वहाँ पर हम जॉब करें। तो ये चीज़ें उनको मोटिवेट भी करेगा और साथ ही साथ किसी भी फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है
कि उसके पास टाइम टू टाइम काफ़ी स्किल वाले पर्सन आते हैं विदाउट एनी, मतलब उनके पास काफ़ी प्रॉब्लम नहीं रहता है स्किल वाले पर्सन को ढूंढने में, या बोल सकते क्वालिफाइड पर्सन की कमी नहीं रहता उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मोटिवेशन पूर्वक हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, या अगर एज अ ओनर बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, जहाँ आउटपुट का मतलब है कि हमने कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, या अगर हमने सर्विसेज को प्रोवाइड करे तो हमने कितनी मात्रा में या कितने क्वांटिटी में हमने सर्विसेज को प्रोवाइड किया। तो इस चीज़ को जब हम मैक्सिमाइजेशन के अंदर लेते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो हम उसको कहते हैं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। तो अब देखो, जैसे कि आपके थ्योरी के रूप में बताया गया है, फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉय है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैव डिफरेंट प्रोडक्टिविटी एंड टाइम ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी के द्वारा अलग अलग प्रोडक्टिविटी की जाती है। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन का काम करे उसमें टाइम भी जो है वो हर एक एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक ईच एम्प्लॉय कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है या कितने समय में वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। वाइल सम आर मॉर्निंग पीपल, सम आफ्टरनून पीपल, एंड जैसे कि आपको पता है किसी भी फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर जहाँ पर लार्ज अमाउंट में आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाता है या प्रोडक्शन का काम किया जाता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय को टाइम सेट कर दिया जाता है कि कुछ एम्प्लॉय मॉर्निंग के शिफ्ट में काम करेंगे, कुछ आफ्टरनून के, कुछ इवनिंग में, कुछ नाइट में। तो इस तरीके से उनको सेट कर दिया जाता है उनके काम के टाइम टेबल को, जिससे क्या है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइम हो जाता है कि एम्प्लॉय के लिए। और अगर एक फर्म की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो जाता है, क्योंकि उनका जो काम है वो 24 घंटे भी चलता रहता है, और जो एम्प्लॉय है उनको ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम भी नहीं होता है, क्योंकि उनका जो टाइम है वो उनके अकॉर्डिंग, या टाइम को सुटेबल रखा जाता है उनके एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है कंपनी में, को हेल्प प्रोवाइड करता है उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनका जो भी एक शेड्यूल बना रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखने में, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को मतलब मेंटेन रख के सारे काम को सही तरीके से सही समय पे कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेंसिटिविटी टू एम्प्लॉय, कि जितने भी एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज सेंसिटिव टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि जब कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉय के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके नीड्स को, मतलब उनकी ज़रूरत को और उनके जो भी आवश्यक चीज़ें रिक्वायरमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से, सही तरीके से अगर उसको फील करते या उनके लिए प्रोवाइड करता है, तो जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ग्लोबल पैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन। जैसे कि आपको पता है कि विद डिफरेंट टाइम जोन्स अराउंड द ग्लोब, कि एक ग्लोब में जो बिल्कुल तरह तरह के जो जोन पाए जाते हैं, ग्लोबल ऑपरेशन और द क्लॉक हैव बीन मेड ईजियर बाय पर्सनल अवेलेबल। तो इसमें क्या किया जाता है, एक फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर, जैसे कि हमने कहा है कि नॉट स्ट्रिक्ट 9 to 5 टाइम्स, कि कोई भी स्ट्रिक्टनेस को ना रखते हुए, टाइम को फ्लेक्सिबल करते हुए, एक ग्लोबल के जो जोन है कि कहाँ पे कौन सा जोन पाया जाता है या कहाँ पर कैसा वातावरण पाया जाता है, कैसा समय है, उनके अनुसार ही प्रोडक्शन को लेके निर्धारित किया जाता है कि उनका टाइम किस तरीके से सेट किया जाएगा। मीन्स जहाँ पे जो जोन है, जो वातावरण है, उसी के अनुसार फ्लेक्सिबल टाइम को निर्धारित करता है। तो ये क्या ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी उनका ऑपरेशनिंग का काम है, जो भी उनका फंक्शनिंग का काम है, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ ईजियर कम्यूट। जैसे कि आपको पता है द स्टाफ दैट डजंट कम टू वर्क टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड बाय अनदर ट्रैफिक जैम ड्यू टू फ्लेक्सिबल रूटीन्स इज एक्सपेक्टेड टू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड एंड बी हाईली प्रोडक्टिव, कि जितने भी स्टाफ है वो क्या चाहते हैं कि उनका जो काम है वो टायर्ड वाला नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा थकान होता हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनको काम पे रोज़ रोज़ पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से जूझना पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब देखो नॉर्मल लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है, बट एक एम्प्लॉय की इच्छा ये रहती है कि ये सारी चीज़ें उसको उसके जॉब में ना मिले। अब वो अलग चीज़ है कि उसको इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है कि नहीं होती है, बट एक जो एम्प्लॉय है वो हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके जॉब में इस तरीके की सुविधा उसको प्रदान करे। तो इससे क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है कम्यूट का, या बोल सकते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं एक एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड मिलता है फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग। अब मान लो ऑफिस का टाइम इस तरीके से रखा गया जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक ना होता हो, या उस टाइम पे उनको थकान ना होता हो, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस काम को सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से करने में, अपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके काम को कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा क्या है, हमारे फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं जिसके थ्रू किसी भी टाइम को फ्लेक्सिबल रखा जाता है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़। तो ये थे उसके कुछ बेनिफिट जो कि फ्लेक्सिबल टाइम से किसी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड होते हैं, या किसी भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी सुविधाएं किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है।
उसके बाद है द डाउन साइड ऑफ फ्लेक्सी टाइम, कि अब जैसे कि हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ा कि इसके कौन कौन से मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं, लाभ हैं, अब इसका हम अपोजिट पढ़ने वाले हैं, मीन्स डाउन साइड ऑफ फ्लेक्स टाइम, कि फ्लेक्स टाइम के क्या क्या अलाभ हो सकते हैं या इससे क्या हानि हो सकता है, या किस तरीके से ये किसी एम्प्लॉय के लिए सही नहीं रहता है अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, फ्लैक्स शेड्यूलिंग इज़ अ रिगोरियस प्रोसेस। जैसा कि हमें पता है कि इसमें क्या हो जाता है कि शेड्यूल को तैयार कर लिया जाता है। अब शेड्यूल को हमने तैयार तो कर लिया, बट जॉब के अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया, बट उसमें बार बार चेंजेस करना ज़्यादा कठिन हो जाता है, या बोल सकते हैं कि वेस्टिंग टाइम इन वेस्टफुल एक्टिविटीज़, कि अगर हम इसको अगर दूसरे तरीके से सोचें तो ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टिंग टाइम होता है, कि अगर इस चीज़ को सही तरीके से फॉलो नहीं किया या हमने फ्लेक्सिबल टाइम को बस सेट कर लिया, सही तरीके से मेंटेन नहीं रख रहे, सही तरीके से अपने उसको लागू नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, हमें फ़ायदा ना देके हमें उल्टा मतलब हानि कर देता है। तो ये फ्लेक्सिबल टाइम का डीमेरिट्स है, जिसको हम डाउन साइड बोलते हैं, डीमेरिट्स बोल लो या डिसएडवांटेजेस बोल लो, सभी का मतलब जो मेन मतलब है वही है। उसके बाद है ओवरबर्डनिंग। जैसे कि आपको पता है कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मीटिंग को शेड्यूल कर दिया जाता है कि एम्प्लॉय उस टाइम पर उनको रिपोर्ट करना है किसी भी तरीके से, सारी चीज़ें सेट रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो किसी एम्प्लॉय के लिए बर्डन हो जाता है कि उनको क्या हो जाता है, डबल एक तरीके से ड्यूटी करनी पड़ सकती है, या वो जो टाइम है उनके लिए सही नहीं रहता है, क्योंकि उनको ये सेट कर दिया जाता है कि उन्हें उस टाइम पे इस तरीके के जॉब में रहना ही रहना, मतलब अपना टाइम वहाँ पे देना है। बट कई बार क्या हो जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अलग तरीके से जो टाइम टेबल है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो वो जो काम है उनका, जो ऑफिस का काम है, वो उनके लिए ओवरबर्डनिंग बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है उनके लिए ये नुकसानदायक हो जाता है। तो ये क्या है, इसका डाउन साइड था, जो कि सेकंड पॉइंट था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कि कई बार क्या हो जाता है कि दो एम्प्लॉय सेम टाइम पे सेम जॉब पे प्रेजेंट रहते हैं, दोनों का काम सेम रहता है, तो वन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट द सेकंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एक काम को स्टार्ट करता है दूसरे काम को ख़त्म कर देता है, या आपस में उनका क्या है कि सही तरीके से बनता नहीं, उनका जो रिलेशन है आपस में सही तरीके से मेंटेन नहीं रहता है, आपस में जो उनका एक संबंध होना चाहिए, एक सही तरीके से दोस्ती जो होना चाहिए एक वर्क प्लेस पे, एक जॉब प्लेस पे, वो मेंटेन नहीं रह पाता, आपस में सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, चीज़ों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि क्या है एक डाउन साइड बन जाता है, एक डीमेरिट बन जाता है फ्लेक्सिबल टाइम के लिए। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल टाइम, जिसके हमने मेरिट्स डीमेरिट्स उसका मीनिंग समझ लिया कि फ्लेक्सिबल टाइम क्या है, फ्लेक्स टाइम क्या है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्स टाइम क्या होता है। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फ्रीलांसिंग, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही जहाँ तक हमने क्लास को कंप्लीट किया अभी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम तक, तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिना किसी मतलब कुछ सोचे नहीं, बस आपको अपना पॉइंट क्लियर रखना, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीलांसिंग। अब देखो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, क्या है कि मैंने इससे पहले जितने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के जो आपको मैंने समझाया कवर किया है, उसमें क्या था कि हमने अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक उसको आगे पीछे कर लिया था, और वो जो PDF बनी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, उसमें सही तरीके से डिफाइन थी चीज़ें। तो वहाँ पर क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे सिलेबस से मैच नहीं करता है, लेकिन वो आपका ही सिलेबस था बीकॉम प्रोग्राम का सेमेस्टर फर्स्ट में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। तो वो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मैंने कवर करवा दिया, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो वही है। लेकिन यूनिट 5 को मैंने बिल्कुल उसी से करवाया, जो कि स्टडी मटेरियल आपके ड्यू SOL के वेबसाइट पे डाला गया है, उसके SOL के थ्रू मैंने यूनिट 5 को वहीं से स्टार्ट किया। तो इस बार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन से सेट करी हुई मिलेगी। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की या किसी दूसरे राइटर की खरीदते हो तो आपको अलग तरीके से मिल सकता है, बट ये जो वीडियो में जो आपको यहाँ अभी हम जो कवर कर रहे हैं ये आपका वही है जो स्टडी मटेरियल आपके ड्यू SOL के वेबसाइट पे मिलता है। तो इस बार आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपके बिल्कुल सही तरीके से सेट चीज़ें मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना अब नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करी थी बच्चों में, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम लेके आपको क्लियर कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि हमें पता है कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है, इसका सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि जो फ्रीलांसर है आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि नाम से पता चल गया आपको, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी पर भी ये निर्भर नहीं रहते हैं, बिल्कुल अपने आप से ही रिलेट रखते हैं, अपने काम के लिए अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं।
हु आर नॉट एम्प्लॉयड रेगुलरली बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फर्म या बिजनेस के अंदर वो जो है रेगुलरली काम नहीं करते हैं। मीन्स जैसे कि हम 30 दिन जॉब करते हैं फिर हमें सैलरी मिलती है, इस तरीके का कोई भी कंडीशन, कोई भी तरह का उनका काम नहीं रहता है। उनका क्या काम रहता है, दे इंक्लूड पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर नॉट बाउंड इनटू एनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वहाँ पर क्या होता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं और उनके पास किसी भी तरीके का बाउंडेशन, कोई भी बाउंड नहीं रहता है कि उनको क्या है कि किसी काम को रेगुलरली करना ही करना है। उनके पास में लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जिसके थ्रू वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। उनका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। इस तरीके से अपना लाइफ टाइम चलाते रहते हैं, बट वो एक साथ एक जगह पर रेगुलरली काम नहीं करते हैं। तो इसको, ये जो पॉइंट है जिसको अभी हमने समझा, इसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग, और इसके अंदर जो पर्सन पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रीलांसर्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फ्रीलांसर कौन है और फ्रीलांसिंग हम किसको कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि उसमें क्या होता है कि वो उनके पास कुछ सर्टेन टास्क रहते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। मीन्स उनको एक टाइम सेट कर दिया जाता है, कितने टाइम में उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, ये काम को कंप्लीट करना है। तो वो क्या करता है, अपने इस टाइम के अकॉर्डिंग प्रेफर करके अपने आप को, या कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं, अपने काम को एक निर्धारित समय के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। उनके पास एक टास्क रहता है, या बोल सकते हैं कि उनके पास एक काम रहता है बड़ा सा, या मतलब वो काम पे डिपेंड करता है। उस काम को लेकर चाहे जितना भी टाइम लगे, उसमें स्पेसिफिक टाइम रहता है उनके पास, उस समय के अंदर वो अपने उस काम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें बताया गया है द स्क्रैच ऑफ टाइम इज अनसर्टेन विच हाईली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड, कि उनके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज़्यादा उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी पर डिपेंड रहता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके जो काम है, उनका जो काम करने का जो तरीका है, उसके बेस पर ही इन फ्यूचर उनको बहुत सारे काम मिलते हैं। तो ये फ्रीलांसर के कुछ करेक्टर है, या बोल सकते हैं कि जो फ्रीलांसर है उसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड है जो कि डिफाइन करते हैं फ्रीलांसर को और उनके काम को, फ्रीलांसिंग को। उसके बाद जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। टाइम टू टाइम वो जब बार बार काम को रिपीट करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्किल मिल जाता है अपने काम में, काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो जाता है अपने काम को लेकर। फ्रीलांसर है क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, स्किल, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपीरियंस फॉर द जॉब दे परफॉर्म, और वो जो भी काम को परफॉर्म करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहती है उनको, वो एक्सपर्ट रहते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स है एक फ्रीलांसर के। तो वो क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, मार्केट को देख के अपने आप को, काम को संभालते हैं, अपने आप को कई बार एडवर्टीज़ भी करते हैं कि किस तरीके से हम मतलब अपने, अगर उनकी तरफ से हम बात करें तो वो अपने काम को एडवर्टाइज़ करते हैं कि किस तरीके से वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और फिर इस तरीके से उनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही रहता है। तो ये था हमारा फ्रीलांसिंग का, जिसके अंदर जो पर्सन है उसको हम फ्रीलांसर बोलते हैं और वो इस तरीके से काम को अपना कंप्लीट करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि काम जो है वो उनका बिल्कुल उन पे ही डिपेंड हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इंटरनेट एंड फ्रीलांसिंग। इस पॉइंट के थ्रू ये बताया गया है कि इंटरनेट, जैसे कि आज के टाइम में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर तरह से के काम के लिए। जैसे कि अब वीडियो की बात कर लो, हम वीडियो के आपस में एक तरीके से मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ चीज़ों को, आपको डिस्कस कर रही हूँ और आप उस चीज़ों को समझ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है वही हमारा हेल्प करता है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। तो जो इंटरनेट है और जो फ्रीलांसिंग है, इनका आपस में किस तरीके से कनेक्शन रहता है, ये एक दूसरे के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं। इंटरनेट के हेल्प से ही बड़े बड़े काम किए जाते हैं जो कि हमारे नेट से रिलेटेड हो जाता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आजकल हर काम में इंटरनेट का जरूरत ही पड़ता है क्योंकि इंटरनेट जो है काफ़ी इसका वाइड एरिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड की जाती है, मतलब तरह तरह के काम इसके मदद से ही किए जाते हैं। तो एक फ्रीलांसिंग का और एक इंटरनेट का आपस में किस तरीके से कनेक्शन है या किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखो बताया गया है जो इंटरनेट है ये क्या करता है, फ्रीलांसर के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है, उनके सामने एक मार्केट को अवेलेबल करता है, उनके सामने कंट्रीब्यूट करता है उनके ग्रोथ को, या उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली उनको डेवलपिंग करने की तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एक अलग से भीड़ में भी किसी भी प्लेटफॉर्म को एक अलग सी छवि प्रदान करता है। इंटरनेट के हेल्प से ही वो सारी क्रिएटिविटी कर पाते हैं, सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं, चीज़ों को सही तरीके से मेनटेन रख के नई नई टेक्नोलॉजी को, नए नए स्किल को यूज़ कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है
ये सारे इंटरनेट के हेल्प से ही की जाती है। तो इंटरनेट देखो एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जब एक इंटरनेट एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो एक दूसरे तरीके से आदमी जो एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्रीलांसिंग है उसके काम में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। ये बोल सकते हैं जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है एक फ्रीलांसर को। उसके बाद इसके में कुछ डिफरेंस बताया गया है कि एक फ्रीलांस का या दूसरे तरीके के जो काम है इसमें किस तरीके से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांस एंड वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम कोविड के टाइम में तो आजकल हर किसी ने सुन लिया होगा कि वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे कि आपको पता है वर्क फ्रॉम होम में हम अपने घर से ही सारे काम को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हमारा जिस तरीके का भी जॉब हो। आजकल हर काम को वर्क फ्रॉम होम के अंदर इंक्लूड कर ही दिया गया, स्पेशली कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। तो फ्रीलांस में और वर्क फ्रॉम होम में किस तरीके से डिफरेंस है, सबसे फर्स्ट बताया गया है मीनिंग के तौर पर। जो फ्रीलांसर है ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मीन्स ये किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं, ये अपने काम को खुद ही संभालते हैं, खुद ही ओनर है, खुद ही एम्प्लॉय है, सब तरह के काम को खुद पे ही संभालते हैं। अलग चीज़ है कि वो अपने अंडर लोगों को एज अ जॉब पे रख के काम को कंप्लीट करवाते हैं, बट जो उनका काम है वो इंडिपेंडेंट रहता है, कि मतलब सारा काम जो है उन पर ही निर्भर हो जाता है। इसके अगर विपरीत में देखें, इसके अपोजिट में देखें, तो वर्क फ्रॉम होम वर्कर आर एम्प्लॉय ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्क फ्रॉम होम उन वर्कर्स को मिला जाता है या उनको मिलते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रहते हैं, या मतलब कि किसी ना किसी के अंडर में वो काम करते हैं। दे वर्क फ्रॉम होम फॉर देयर करंट एम्प्लॉयज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, और जब तक वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं उनको इस काम के अंडर में रखा जाता है, कि जब तक उनको काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड की जाती है। तो ये मीनिंग के बेस पे दोनों में डिफरेंस है कि किस तरीके से फ्रीलांसर का काम अलग है, वो अपने काम को अलग तरीके से संभालते हैं। इसके अगर अपोजिट में देखें तो वर्क फ्रॉम होम के अंदर दूसरे तरीके से काम को संभाला जाता है। अब नीड्स के आधार पर देखेंगे कि आवश्यकता के आधार पर फ्रीलांसर के किस तरीके से नीड्स हैं, और जो वर्क फ्रॉम होम है उसके अंदर कौन से नीड्स रहते हैं या किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर के अंदर क्या है कि फ्रीलांसर कैटर टू स्पेसिफिक नीड ऑफ एम्प्लॉयर्स, कि फ्रीलांसर के अंदर स्पेसिफिक आवश्यकता कि मतलब कोई एक अलग सा कॉन्ट्रैक्ट है या अलग सा काम है जो कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज हो सकता है, टेक्निकल के टर्म से रिलेटेड हो सकता है, या नॉन स्पेशलाइजेशन से इंक्लूड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फ्रीलांसर के अंदर इंक्लूड की जाती है। दिस इज़ वेयर फ्रीलांसर कम इनटू पिक्चर, कि वहाँ पर जो फ्रीलांसर एक पिक्चर के तौर पर प्रेजेंट करता है अपने आप को। एम्प्लॉयर को काफ़ी ज़्यादा टास्क की ज़रूरत रहता है जिसमें वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंडर या जो भी काम को प्रेफर किया जाता है उसको कंप्लीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीलांसर क्या होता है, उसका जो रोल होता है या उसका जो काम का जो एक नेचर होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसके बाद है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में जिस तरीके से जितने भी कॉस्ट आते हैं वो कंपनी के द्वारा बियर किए जाते हैं, मीन्स जितने भी कॉस्ट आते हैं वो कंपनी अपने ऊपर लेती है, या बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो जाता है कि इट में नीड इट टू डाउन साइज और सेव मनी। इसमें क्या होता है जो कंपनी है उसको थोड़ा सा मनी का सेव हो जाता है, क्योंकि एक ऑफिस के अंदर जब वो किसी तरीके के काम को फंक्शनिंग करते हैं या ऑपरेशनिंग का काम करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दूसरे तरीके के कॉस्ट आते हैं, बट जब वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाता है तो उसमें कुछ जो कॉस्ट है वो उनकी बचत हो जाती है। उसके बाद दिस इज ऑल्सो ए वर्क लाइफ बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनीज टू लेट द कंपनीज चूज टू अलाउ देम वर्क एट होम। इसके बाद है कि वर्क फ्रॉम होम से क्या हो जाता है कि वर्क लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है, जिससे क्या है जो कंपनियां हैं अपने रणनीति को सही तरीके से बैलेंस करके चल पाती है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को ये चॉइस मिल जाता है कि वो चूज़ कर पाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम करना है या उन्हें या काम को ऑफिस के थ्रू करना है। तो इस तरीके से उनको चॉइस दे दिया जाता है जिससे काफ़ी सुटेबल हो जाता है काम को कंप्लीट करना। तो ये था हमारा नीड के बेस पे दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हमारा कमिटमेंट के आधार पर जो फ्रीलांसर है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, मतलब कि छोटा टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर वो अपने प्रोजेक्ट को मतलब जो भी स्पेसिफिक उनका प्रोजेक्ट रहता है उसको वो कंप्लीट करते हैं, और ही इज़ नॉट बाउंड एनी एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट, और उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन किसी भी तरीके का बाउंड काम नहीं रहता है। जबकि इसका अगर विपरीत देखा जाए वर्क फ्रॉम होम में, इसमें जो एम्प्लॉय है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बाउंड हो जाता है। मीन्स अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमें कमिटमेंट के अंदर मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमें सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारा कमिटमेंट के आधार पर दोनों के बीच में डिफरेंस था। उसके बाद इंसेंटिव के आधार पर कि मतलब किस तरीके से बेनिफिट रहता है।
फ्रीलांसर के अंदर है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू साइन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो फ्रीलांसर होते हैं उनमें ये रिक्वायर नहीं रहता है कि वो लंबे कॉन्ट्रैक्ट को हायर करें, या काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं रहता है, एंड कैन चूज ऑन सैलरी एंड वर्किंग टर्म एंड एनवायरनमेंट, और वो जो है अपने काम की सैलरी, अपने काम के टर्म या अपना जो एक पर्यावरण है वो खुद से बनाते हैं। नो कमिटमेंट टुवर्ड जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम, और वो किसी एक टाइम पे किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करते हैं, या कह सकते हैं कि एक ही टाइम के अंदर एक ही कंपनी के लिए वो हर तरीके से जिम्मेदार रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, इनेबल्स मल्टीटास्किंग एंड देयर इज नो नेसेसिटी टू कमिट द टू वर्क विच ऑल्सो सेव मनी। जबकि वर्क फ्रॉम होम में देखा जाए तो उनके पास मल्टीटास्किंग रहते हैं, कि उनके पास तरह तरह के काम रहते हैं जिनको उनको एक टाइम के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना रहता है, और साथ ही साथ उनको एक सैलरी बेस पर रखा जाता है कि उनके अंदर जो काम का जो एक मनी डिसाइड कर दिया जाता है कि वो उनका फिक्स हो जाता है कि इतने काम के लिए उनको इतना ही मनी पे किया जाएगा। बट अगर हम विपरीत देखें तो फ्रीलांसर में क्या होता है, उनका जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उनका जो सैलरी है उनके बेस पे, उनके ऊपर ही ये डिपेंड हो जाता है कि वो काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं और कितने ज़्यादा मनी को एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं। इनकम के बेस पे देखा जाए तो फ्रीलांसर इनकम इज़ विदाउट लिमिट, इसमें इनकम पे कोई लिमिट नहीं है। जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में भी हो सकता है और काफ़ी कम भी हो सकता है। इसके विपरीत जो है, इसके अपोजिट में देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम में सैलरी जो है वो फिक्स हो जाती है। तो ये था हमारा इनकम बेस पे, कमिटमेंट के बेस पर, इंसेंटिव के बेस पर, दोनों के बीच में डिफरेंस। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ को शेयरिंग एंड को वर्किंग। तो इस वाले टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट सही तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी किसी तरह के कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो में अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियो को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।